सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व डीजीपी और आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करेंगे और हम एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाए और भारत को सेफ बनाया जाए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इनकी निशानदेही पर ये पड़ोस के तालाब में गए और तालाब में बड़ी क्वांटिटी में वहां से कारतूस और इस तरीके के ऑब्जेक्टेबल आइटम्स बरामद किए। यह भी था कि मैक्सिमम कॉल्स और जरूरत से ज्यादा कॉल्स दोनों के बीच में, मारिया और फैजल के बीच में बातचीत हुई थी और उन्होंने, फैजल ने ये मारिया को बताया था। मारिया ने एक बालिया बयान में कहा कि एक दिन पहले मौके के कत्ल के इन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी वारदात होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो इससे ये भी मालूम पड़ गया कि इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये लोकल वहां की पॉलिटिक्स है। लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है। एक तरफ चीन ने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन वो दो तरह का डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर आप उसको देखें, आप उस पर गौर करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि चीन भी किसी का दोस्त नहीं है। उसने जो डेवलपमेंट बांग्लादेश का किया है वो अपने हिसाब से किया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपने जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। दो तीन बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के एक दो और लीडर्स है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये दो चार चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं आरजू साहिबा, कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया, क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहां जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था,
तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्श हैंडओवर किया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी। तो ये हालात आपके सामने हैं और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहां चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को। तो मशवरे में तो खैर है ही है, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहाँ इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई इसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहाँ जब वॉर खत्म हुआ 71 में 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने हैं। वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ। और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए, इनको यहाँ बसाने की बात की गई। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे थे जो इनको हाथों हाथ लेने के चक्कर में थे, इसलिए इनका फैसिलिटेशन हो गया। अब यहां चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान का गेम प्लान ये है आईएसआई का कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बना दे। अब ये तमाम चीजें मेरे सिर्फ मकसद ये था कि आपका समय इतना लेने का कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, और इन तीनों इंटरेस्ट की खींचातानी में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बांग्लादेश, और उसके छींटे हिंदुस्तान पे भी पड़ रहे हैं। अब इसके लिए देखना जरूरी है कि मैच्योर गवर्नमेंट आए, एक फेयर माइंडेड गवर्नमेंट आए 12 फरवरी अगले साल जो इलेक्शन हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में किसी को आउटसोर्स करना अपनी जमीन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आरजू साहिबा किसी के भी हक पे नहीं होगा। और ये बेहतर होगा कि सब लोग मिलजुल कर करें। पाकिस्तान भी कहीं जाने वाला नहीं है, हिंदुस्तान कहीं जाने वाला नहीं है, बांग्लादेश कहीं जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रहना है। तो बेहतर ये होगा कि अमन व अमान, तिजारत के साथ और कोऑपरेशन के साथ सब लोग कोएग्जिस्ट करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर, कहा तो ये जाता है, हमने कई बार सुना यहाँ पर लोगों से कि छोटी सी छोटी कंट्री भी अगर कोई बन गई हो, चाहे वो बांग्लादेश से भी छोटी कंट्री हो, तो वो फिर खत्म नहीं होती है या दोबारा जाकर उन लोगों से नहीं मिलती जिनके साथ वो हटी होती है या जिनसे अलग होके मुल्क बना होता है। लेकिन सर, अचानक से सिर्फ जो है शेख हसीना की हुकूमत हट जाने से इतना कुछ चेंज हो गया, जैसे कहते हैं मिनटों में बांग्लादेश में। उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या पहले से ये सोच अंदर थी, या अब अचानक से क्या आईएसआई वाले ऐसा कौन से चीज उन्हें घोल के पिलाएंगे कि वो रातों रात उनका माइंडसेट चेंज हो जाए? इसलिए कि हम तो यहाँ पर मिसालें दिया करते थे कि जी बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम की वहां पर ये कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है, हमसे बेहतर जा रहे हैं, फिर अचानक से ये काया पलट कैसे हो गई? आपने बिल्कुल वजह फरमाया आरजू साहिबा। बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसका एजुकेशन, उसके रिसर्च पेपर्स, उसके पेटेंट्स बहुत आगे जा चुके थे। पर कैपिटा इनकम उसकी एक मिसाल थी। और ये भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश और तरक्की करे तो जितने रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आए हैं वो अपने आप चले जाएंगे बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और वहां की माली हालात हिंदुस्तान से बेहतर हो सकते थे 5 साल में। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जो 3 मुल्कों का जो इंटरेस्ट है, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, वहां पर ये होने नहीं देंगे। अब ये जिसने कत्ल किया, अगर इस लड़के के इसके बैकग्राउंड में आप जाएं, फैजल करीम, तो ये जब पता लगा पूछताछ पे तो ये मालूम पड़ा कि एक फॉर्मर काउंसिलर और 20 बड़े बिजनेसमैन इसके पीछे हैं, और इसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी का कत्ल कराने में इतने करोड़ों अरबों रुपए फूके जाने की वजह क्या है? और इसके ऊपर देखिए 32 साल का ये नौजवान शरीफ उस्मान हादी अगर करोड़ों कोई खर्च कर रहा है, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एक डीप स्टेट है। ये मैं बिल्कुल आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूं। और मैंने जो 2-4 एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने यही कहा, इस पे जो कुछ भी आज बांग्लादेश में हो रहा है वो डीप स्टेट कर रहा है। और डीप स्टेट बांग्लादेश का नहीं, उससे ज्यादा कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी वही कर रहा है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, और तीनों की खींचातानी में ये सब जो हो रहा है कि बांग्लादेश का अपना वजूद, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दोनों के ऊपर एक तरीके से ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स लग गया है। वो शायद मोहम्मद यूनुस ठीक है,
वो दिखाई पड़ नहीं रही है मोहम्मद यूनुस साहब में। तो अब इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि फेयर इम्पार्शियल इलेक्शंस हो, लेकिन जो डीप स्टेट है उसकी हरकतें बाज नहीं आएंगी, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट वहां पर जाकर के पकड़ में आएंगे, वो किसी के हक में ठीक नहीं होगा। वहां और जुल्म ज्यादती होगी। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल दी कि एक लड़के को जिंदा जला दिया, और अगर जिंदा जला दिया तो वो घटनाएं और होंगी। दीपू चंद्र दास ये जिंदा जला दिया गया, और जो अटैक हो रहे हैं, इसीलिए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके उनको ये प्रोटेस्ट नोट दिया गया। बांग्लादेश भी यही कह रहा है कि इंडियन हाई कमीशन को बंद करें और हाई कमिश्नर को कहिए वापस जाए। तो आरजू साहिबा, ये हालात अच्छे नहीं है, ये किसी तरह से जो है खुशगवार नहीं है, किसी भी तरीके से तसल्ली बख्श नहीं है। तो इसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर वहां पर कोई तूफान आता है तो उससे सभी मुतासिर होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेशी के ऊपर उसके काले छींटे पड़ेंगे। सर कई लोग ये आरजू भी भाई। कह रहे हैं, सर आप सुन पा रहे, सर कई लोग जो हैं वो सोशल जी। मीडिया पे जो बात कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि भारत को चाहिए कि जितने भी बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं भारत में उनको निकाल दिया जाए। क्या ये इस मसले का हल है आपके ख्याल से? आरजू साहिबा, वो बात करें जो प्रैक्टिकल हो। हम्म। हम ये बात सुन रहे हैं सन 71 से। आज सन 71 को ये हो गए 29 और 25। आप ये देख लीजिए, जमाना बीत गया, 2 जनरेशन निकल गए, और हमने कितने बांग्लादेशी सिटीजन वापस कर पाए? पहले देखें, हम दावा कर रहे हैं उनको जाना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंचाइज कर दें, वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दें, सरकारी जो इमदाद होती है वो बंद करें, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन कोई ये समझे कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को हम वापस भेज सकें, और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो स्टैटिस्टिक्स है, कि मैंने वो भी दिन देखा था कि जब 1 लाख पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए थे, उनको ले आना, यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखना और उनको सेफ गार्ड रखना, वो भी मैं समझता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और इनको डिपोर्ट करना मैं चाहूंगा जरूर हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। और अगर एक बार हम चाह भी लें तो यही एक हो सकता है कि बांग्लादेश से बिना एग्रीमेंट के वो मुमकिन नहीं है। और क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अगर एग्री नहीं करेगा तो किस बुनियाद के ऊपर और किस कानूनी बुनियाद के ऊपर हम उनको डिपोर्ट करेंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो हमारा एक सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वो बिल्कुल सही कह रही है, इनको वापस जाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में वो भी मशवरा हमें दें और तरीका बता दें कि कैसे हम इनको डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि सर ये तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए कहता है कि जी वो लोग जो है यहाँ पर टेररिज्म कर रहे हैं या कुछ भी क्राइम कर रहे हैं तो उनको निकाला जाए। तो सर इतना आसान तो नहीं है। अगर बरसों से रखा गया हो तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान भी कभी ऐसा कर पाएगा कि अफगानिस्तान के तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दे? वैसे जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, उससे तो सर सिर्फ नफरतें ही बढ़ रही हैं और मामला और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बेशक, लेकिन अगर आप इसको तौल लें अगर एक बार, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो बाउंड्रीज हैं, एक तरीके से बहुत नजदीकी संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितना कि बांग्लादेशी सिटीजन की इंडिया में है। तो बेहतर यही होगा किसी भी सोल्यूशन का अमन और अमान के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ ही उसका नतीजा निकलना चाहिए, न कि हेट्रेट के साथ या जोर जबरदस्ती के साथ। हम अपने अंदर मसाइल के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, तो हम किस तरीके से, और उसका हमें रोड मैप बता दें कैसे हम इनको निकाल करके डिपोर्ट कर पाएंगे, वो हमें बता दें, उसका बजट, उसकी लॉजिस्टिक्स और उसके तौर तरीके। बिल्कुल सर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि सब जगह पर अमन रहे। और जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है यकीनन बहुत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और मैं टाइम टू टाइम सर मैं आपको परेशान करती रहूंगी, तो उसके लिए अभी से माजरत चाहती हूँ और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी, हमेशा आपके डिस्पोजल पे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की प्रॉब्लम भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सरकार को जल्द से जल्द और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए, वरना आने वाले वक्त में ये भारत और हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। ना सिर्फ कि हमारा हक मारेंगे, बल्कि जो हमारी सेफ्टी है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, उन पर भी खतरा बन सकते हैं। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।